गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंडे टू सैटरडे आप लोग का एक 10 PM पे 10 AM पे यानी 10 बजे आप लोग का एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है जनरल साइंस का, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आंसर्स और कंटेंट को डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो को देख रहे होंगे और एक दूसरे को शेयर भी कर रहे होंगे, जिससे कि और सारे मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो ओके। और जन्माष्टमी जो है वो आप लोग को पता ही है, 2 दिन मतलब मनाया गया, क्योंकि ये जो जन्माष्टमी का फेस्टिवल जो ये कल भी मनाया गया था और आज भी मनाया गया है। ओके। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग अपना मतलब क्वेश्चन आंसर की तरफ, मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, होमवर्क जो कि आप लोग को पर डे मिलता है। तो सबसे पहले होमवर्क को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग अपने कंटेंट पे चलेंगे, जो कि हम लोग को आज पढ़ना है। ओके। तो इसमें हम लोग क्या कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अम्ल क्षार और लवण का ये जो चैप्टर है तो ये स्टार्ट हो चुका है और हम लोग इसी में कर रहे हैं। ओके। इसी में हम लोग कंटेंट को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। तो देखते हैं सबसे पहले कल के होमवर्क, क्लास शुरू करते हैं। चलिए, तो ये हैं आप लोग के होमवर्क जो कि कल दिया गया था आप लोग को। ओके। तो इसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। ये आप लोग के कल के होमवर्क हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आप लोग का क्वेश्चन ये है कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो अब हमको एक बात बताइए, हम लोगों ने कल ही ये जाने हैं कि मतलब खट्टे पदार्थ का मतलब क्या हो सकता है, अम्ल हो सकता है, क्योंकि अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। ये आप लोग कल जान चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जब जान चुके हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है तांबे, ठीक है, क्या चीज़ें लिखा हुआ, तांबे लिखा हुआ है, यानी कि वो जो तांबा होता है। ओके। तो इसमें आप लोग ये जान चुके हैं कि तांबा एक प्रकार का धातु है, पीतल भी एक प्रकार का धातु है, जो कि किससे किससे बना होता है, जिंक और तांबा से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो अम्ल जो है इन सभी चीज़ के साथ क्या करता है, आसानी से रिएक्शन कर जाता है और इसी कारण से जो है पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ या फिर अम्ल को नहीं रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग इसका एक चलिए, इसमें तो रिएक्शन हालांकि नहीं पूछ रहा है, तो इसको हम लोग रिएक्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए बस इतना समझ लीजिए कि मतलब कोई भी जो है, मतलब कोई भी धातु का बर्तन जो होता है, ठीक ना, तो धातु यहाँ पे कहने का मतलब है जिसमें कि अम्ल आसानी से रिएक्शन करे, तो उसके साथ जो है अम्ल को नहीं रखा जाता है। वो इसलिए नहीं रखा जाता है, इसका आंसर आप लोग को इस तरह से लिखना है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ एवं अम्ल को इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि अम्ल इन दोनों धातुओं के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है और अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करती है और उसका संक्षरण भी करती है, ठीक है। तो इसीलिए खट्टे पदार्थ को पीतल और तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता है, ठीक है। और क्यों नहीं रखा जाता ये हम लोग अभी तुरंत इसी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का पूछ रहा है, जैसे कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो इसमें हम लोगों ने पहले ही जान चुके हैं कि ये धातु जो होती है उसके साथ जो है अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है,
ओके। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है तो ये किस और कह रहा है, ये तो हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद क्या करें, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो एक उदाहरण के द्वारा समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया लिखेंगे, ठीक है। और अभिक्रिया लिखने के लिए हम लोग को क्या करना है, चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। और आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि आप लोग को अगर मान के चलिए, अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाते तो बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है। ये रियल है और यही फैक्ट है, क्योंकि बार बार आप वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है। एक ही चीज़ को बार बार देखने में थोड़ा सा झिझक होता है। और लेकिन फिर भी अगर जहाँ पे समझ नहीं आए, कंटेंट क्लियर ना हो, तो आप उसको बार बार देख सकते हैं। 2 बार 3 बार देखिए, आप लोग का कंटेंट ज़रूर क्लियर होगा, ठीक है। ऐसा मतलब हम लोग को विश्वास है कि ये जो है आप लोग को जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, इसके लिए आप निश्चित रहें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं। ओके, तो रिएक्शन यहाँ पे धातु ले लीजिए, कोई भी मान लीजिए, यहाँ पे हम कॉपर ही ले लिए। ओके, चलिए यहाँ पे कॉपर ले लिए, और उसके बाद क्या कर रहा है, अम्ल के साथ। तो चलिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं CuCl2, यानी क्या बनाते हैं, कॉपर क्लोराइड बनाते हैं, और प्लस में हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको इसको पहले बैलेंस्ड कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है Cl2, तो यहाँ पे 2 दे देते हैं। ओके, यानी 2HCl हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, कॉपर के साथ क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बनाया, कॉपर क्लोराइड बनाया, और उसके बाद लास्ट में क्या बचा, हाइड्रोजन गैस बचा। तो यही आप लोग का क्वेश्चन पूछ रहा था कि धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करके कौन सा गैस देती है, तो ये हाइड्रोजन गैस देती है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, और उसका एग्जाम्पल बोले तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का उदाहरण है, और इसको थ्योरी में लिखने के लिए क्या लिखिएगा, यहाँ पे देखिए लिखिएगा, जब कॉपर क्लोराइड जब कॉपर धातु को या तांबे के, या इसी तरह से लिखिएगा, जब कॉपर धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उसके बाद नीचे आप रिएक्शन लिख दीजिएगा। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा, आप लोग को मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ये देखिए, अब आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक यानी कुछ कोई भी धातु का यौगिक है, धातु जो यौगिक बनाता है, कोई धातु यौगिक जो ए है, मतलब बताया गया नहीं है, कोई भी हो सकता है, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वो क्या कर रहा है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो ओके, तो वो क्या होता है, तो मतलब बुलबुलाहट उत्पन्न होती है। ओके, तो इसमें उत्पन्न गैस जो है वो जलती मोमबत्ती को बुझा देता है। ओके, तो यदि यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस यौगिक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जैसे कि ये कह रहा है कि एक जो है कोई भी धात्विक यौगिक है, उसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उसको अभिक्रिया कराया जाता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप वो क्या करता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है वो उसमें से उत्पन्न जो गैस होता है वो जलती मोमबत्ती को बुझा देता है, ठीक ना। तो ये वही पूछ रहा है कि
वो कौन सा गैस है हम लोग उसके बारे में जानेंगे, और इसके लिए जो समीकरण लिखने के लिए कह रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को दे दिया गया है कि उसमें से जो यौगिक है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो हम लोग यहाँ कैल्शियम क्लोराइड लिख लेंगे। ये कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है, और उसके बाद उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक ना। एक मिनट, ये कैल्शियम क्लोराइड जो है बनने के बाद, यानी अभिक्रिया करने के बाद बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड नहीं है, तो यहाँ पे जो है ये क्या हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड किसमें बन सकता है। तो या तो वो किसके साथ बन सकता है, या तो वो CaOH का होल 2 के साथ अभिक्रिया करे, यानी चूने के पानी में अगर HCl को डाला जाए तो जो है कैल्शियम क्लोराइड बन सकता है, या फिर उसको बिना पानी में डाले हुए अभिक्रिया कराया जाए, यानी CaO पर HCl का उपयोग करें तो ही कैल्शियम क्लोराइड बन सकता है, तो ही अवस्था में कैल्शियम क्लोराइड बन सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है बनता किस प्रकार से है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग चलिए अभिक्रिया करवाते हैं CaOH का होल 2, इसको अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, इसको अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो ये वही बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसके बाद क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, यानी CaCl2 बनता है। ओके, तो CaCl2 बनता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्लोरीन को बैलेंस्ड करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ये 2 क्लोरीन देगा ना। तो CaCl2 बन गया, और प्लस में यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 2H है, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस में H2O, H2O बन जाएगा। ओके, कितना H2O, 2H2O बनेगा। ओके, अब आप लोग बाकी पहले ही जान चुके हैं किस तरह से समीकरण संतुलित हो चुका है या होता है, तो इसको जो है आप लोग खुद देख सकते हैं या खुद से करने का कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो ये थे आप लोग के होमवर्क जिसको कि हमने डिस्कस किया। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि अब आप लोग को इसके अलावा क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो इसके अलावा जो आप लोग को पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको अम्ल और क्षारक में क्या क्या समानताएं होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय विलयन में अम्ल या क्षारक का मतलब क्या होता है, इसको अगर मिलाते हैं अम्लीय विलयन में तो। और उसके बाद और कौन कौन सा टॉपिक है आप लोग को पढ़ना। ओके, तो बस इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी में से 2 4 5 रिएक्शन है, तो हम लोग इसी को देखेंगे, ठीक है। चलिए को तो होमवर्क के बाद हम लोग अब देखते हैं कि और क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ से अब हम लोग को देखना है कि अम्ल और क्षार में क्या समानताएं होती है, तो हम लोग उसके बारे में अभी देखने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि जब जब अम्ल जो है किसी धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस देती है। ये तो आप लोग जानते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस देती है, कोई भी अम्ल हो वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस देगा, ये तो फिक्स्ड है, ठीक है। और क्या है, कोई जब क्षारक, यानी कोई जब क्षारक अभिक्रिया करेगी तो वो कौन सा गैस देगा, तो ये हमने जाना था कि वो भी क्या करता है, वो भी देता है, मतलब कोई भी जो है क्षारक जब अभिक्रिया करेगी तो वो क्या देता है, वो भी हाइड्रोजन से रिलेटेड यौगिक देता है। ओके, जैसे कि आप लोग को एक NaOH वाला करवाए थे,
ओके। तो NaOH वाला क्या, ये क्या बनाया था, ये भी हाइड्रोजन गैस दिया था ना। सॉरी, ये तो था मतलब धातु ऑक्साइड का था। और ये मतलब किसके साथ किया था। हाँ, तो ये दिया क्या था ये बताइए। धातु जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तो ये भी क्या देती है, ये भी हाइड्रोजन गैस देती है। ओके, तो इतना तो पता चल गया कि अम्ल और क्षार दोनों में हाइड्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन दोनों में किस रूप में हाइड्रोजन पाए जाते हैं इसको देखना अभी बाकी है। ओके, इतना तो पता चल गया कि अम्ल हो या क्षार हो, दोनों में ये हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं। इतना पता चल गया आप लोग को। तो अब हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि दोनों में किस प्रकार का हाइड्रोजन पाया जाता है। तो आप लोग बस इतना याद रखिए कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल में, ठीक ना, अम्ल में आप लोग इतना याद रखिए कि अम्ल में जो होता है वो H+ आयन। ओके। और क्षार में, और क्षार में, सॉरी, क्षारक में क्या होगा, OH, OH- आयन। ओके, तो हाइड्रोजन तो दोनों में है, लेकिन अब हम लोगों ने ये जान लिया है कि अम्ल में H+ आयन पाया जाता है और क्षारक में OH- आयन पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग और जानते हैं कि अम्ल जो है, अम्ल क्या होता है, ये सुचालक होता है। ठीक ना, अम्ल जो है विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि बैटरी में जो है अम्ल भरा जो हुआ रहता है ना, क्या रहता है उसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है बैटरी में। ठीक ना, ज़्यादातर बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। ओके, और और ये क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। ओके, तो इतना जान लीजिए कि H+ आयन जो होता है वो विद्युत का चालन होगा, और OH- जो होगा ये विद्युत का चालन नहीं होगा, यानी ये विद्युत को पास करने नहीं देता है। ठीक है, और इसी कारण से जो है क्या होता है, अम्ल विद्युत का सुचालक होता है और क्षारक जो होते हैं वो विद्युत का कुचालक। ठीक है, यानी ये सुचालक नहीं होते हैं, क्षारक विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं, यानी ये विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने ये भी जान लिया है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है किस तरह से मतलब बनता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग अब ये जानने का कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, पहले ये देख लीजिए कि ये बनता किस तरह से, ये किस फॉर्म में पाया जाता है, और इसके साथ हम लोग अब देखेंगे कि जब अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है। ओके, ये तो आप लोग का क्या है, मतलब प्रैक्टिकल है, तो ये देखिए आप लोग को यहाँ पे। ओके, ये विद्युत का चालक होता है और कुचालक होता है, तो उसके बारे में है, ये देखिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखिए एक बैटरी है, उसमें जो है मतलब अम्ल डाला हुआ है, और फिर यही प्रक्रिया जो है क्षारक के साथ किया जाता है, तो क्षारक में बल्ब नहीं जलेगा, अम्ल में बल्ब जलेगा। ओके, तो यही जो है प्रैक्टिकल है, तो ये आप लोग का स्कूल में करवाया जाएगा, निश्चित रहिए। ओके, तो कुछ अम्ल का नाम है, तो वो भी आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि H2SO4 हो गया, तो ये अम्ल हो गया, और HCl अम्ल हो गया। तो इसके बारे में हम लोग लगता है कि पढ़ा चुके हैं कि कौन कौन से अम्ल होते हैं, कौन कौन से क्षारक होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग को और पता चल गया कि जिसमें H+आयन होंगे वो अम्ल होंगे, और जिसमें OH- आयन होंगे वो क्षारक होंगे। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी अब आप लोग एक तरीका और आप लोग के सामने आ गया है अम्ल और क्षारक को अलग करने का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जब जल को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, और इसी तरह देखेंगे फिर क्षारक का भी। ठीक है, तो पहले पहले देख लेते हैं अम्ल को, यानी H2O, और इसमें क्या करेंगे, एक्चुअली पहले अम्ल ही लिख लेते हैं। ओके, किसी भी अम्ल को, ओके, किसी भी अम्ल को क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं इसको।
ओके, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं यानी जल अपघटन। ठीक है, तो जल अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या देगा, ये जो है आपस में टूटेगा और टूट के क्या देगा, H3O+ आयन देगा। ये हाइड्रोजन के फॉर्म में आयन नहीं दे रहा है। ओके, ये हालांकि H2O है यहाँ पे और एक H जो है वो है, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, H3O बन गया। ओके, और प्लस में Cl- टूटेगा, यानी दोनों टूट के इस तरह से बनाएगा। ये किस तरह का, ये देखिए, ये जो है ये आपका है H2O है और यहाँ पे H+ आयन है, तो दोनों को मिला के ये H2O3 बनता है। और इसका नाम आप लोग लिख लीजिए, H3O+ को क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोनियम बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये पूछते हैं एग्जाम में, इसका नाम लिखिए तो फिर इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम। ओके, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, आयन। ओके, ये यौगिक नहीं है। तो ये अगर आपसे पूछ दे कि H3O+ क्या है, यौगिक, आयन, ऑब्जेक्टिव टाइप का आप लोग का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप लोग आयन में टिक करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोगों ने अम्ल का तो देख लिया है, ये किस तरह से क्या करता है, ठीक ना। और अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे किसको, कि जब जो है क्षारक में, ओके, जब क्या होता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, ये तो वही है आप लोग का क्रियाकलाप है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे क्या, क्षारक वाला देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के क्षारक का एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिए, अगर नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक है, ये तीनों क्या हैं, क्षारक हैं। और इसके साथ जो है क्या कराया गया, हाइड्रोलाइसिस, यानी H2O H2O H2O, ठीक है, तीनों के साथ कराया गया। तीनों अलग अलग रिएक्शंस हैं, एक ही में नहीं है, तीनों अलग 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 हैं। ओके, लेकिन हाँ तीनों क्षारक हैं, तीनों में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, यानी जल अपघटन हो रहा है। तो आप लोग देखिएगा कि ये हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बन गया, ये हाइड्रोलाइसिस के बाद जैसे कि ये सोडियम है तो यहाँ पे क्या निकल गया, सोडियम आयन हो गया और प्लस में OH- आयन दे दिया। ठीक है, तो मतलब पहले ही आप लोग को बताए थे कि कोई भी क्षारक जो है क्या देता है, OH- आयन रिलीज करता है, यानी छोड़ता है। इसमें भी देखिए OH- आयन दे रहा है, इसमें भी OH- आयन दे रहा है, इसमें भी OH- आयन दे रहा है, यानी तीनों में OH- आयन दे रहा है। और प्लस में जो भी मेटल था, यानी जो भी धातु था, तो वो उसका आयन दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम धातु था तो सोडियम का आयन दे रहा है। ओके, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम धातु था तो यहाँ पे पोटेशियम का आयन, और यहाँ पे मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम का आयन दे रहा है। ओके, तो इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आप लोग का, और यहाँ पे हाँ, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है आपका, कि देखिए, हाँ, एक हम लोग तो बोलने का बोल देते हैं अम्ल, क्षार और लवण, लेकिन एक्चुअली में सभी क्षारक जो है, मतलब नहीं, मतलब सभी जो है वो क्षार नहीं होते हैं। क्षार एक्चुअल में वो होते हैं, ये आप लोग समझ लीजिए, ये अंदर का कंटेंट है। बहुत आदमी तो बोल देते हैं, हालांकि शुरू में चैप्टर का नाम भी उस तरह से दिया हुआ है, अम्ल, क्षार और लवण, लेकिन यहाँ पे क्षार वो होता है, मतलब वैसा क्षारक, सभी जो है क्षारक होते हैं, जो NaOH है, CaOH है, ये सारे के सारे क्या है, क्षारक हैं, क्षारक के कैटेगरी में हैं। और क्षार वो कहलाते हैं जो कि जल में क्या है, घुलनशील, जो कि जल में घुलनशील होंगे। ओके, यानी कि जो जल में घुल जाएंगे, ओके, वो क्या होंगे, क्षार कहलाएंगे, उसको क्षार बोलते हैं। ओके, तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या है, अच्छा, तो ये उदासीनीकरण वाला अभिक्रिया आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम लोग जाने थे कि अम्ल और क्षार ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं, ठीक ना, एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म करते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था।
तो अब हम लोग यहाँ पे जानने का कोशिश करते हैं कि ये जो है किस तरह से एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अभी तुरंत जान चुके हैं कि ये जो है अम्ल जो है ये क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ओके, अम्ल यहाँ पे H+ आयन देगा और क्षार जो है यहाँ पे OH आयन देगा, और ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, दोनों मिला के HOH। ये जो है एक्चुअली में H2O है, HOH को H2O है ये, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 2 H है और 1 O है, तो ये H2O है। ओके, ये क्या करते हैं, एक दोनों के प्रभाव को नष्ट करके उदासीनीकरण अभिक्रिया बनाते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में आप लोग का ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया, आप लोग लिख सकते हैं। और पहले जो हम लोगों ने देखा था एक अम्ल और क्षारक का, तो वो भी उदासीनीकरण का एग्जाम्पल था, दोनों लिख सकते हैं आप लोग। ओके, तो अब हम लोग और थोड़ा सा देख लेते हैं इसका जो है क्रियाकलाप देख लेते हैं कि ये जो है। अच्छा, एक बात और, अम्ल या क्षार हो, ठीक है, तो इसको जो है मतलब अम्ल या क्षार में जल को मिलाने से पहले बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है। और आप लोग जो भी मतलब अम्ल का मतलब बोतल खरीदने जाएंगे आप लोग, जैसे कि सपोज कीजिए कि HCl का ही बोतल आप लोग खरीदने गए, या फिर किसी भी क्षारक का बोतल खरीदने के लिए गए, तो उस पे साफ साफ लिखा हुआ रहता है, ये आप लोग देख लीजिए, चेतावनी है इसको, ये देख लीजिए। ओके, तो ये रहता है आप लोग का बना हुआ ये फिगर। ओके, कि इसको जो है मतलब बहुत सावधानी से आप लोग यूज कीजिए, तो ये पहले ही मतलब आप लोग को दे देता है, ठीक है, कि इसका उपयोग जो है आप सावधानी से करें। ओके, तो अब इसमें से और क्या चीज़ है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे और ज़्यादा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग अम्ल और क्षारक जो होते हैं, ऐसा क्यों दे दिया जाता है, ये जो चेतावनी देता है ऐसा क्यों देता है। देखिए, एक्चुअली होता कुछ यूँ है कि अम्ल और क्षारक ये दोनों जो है जल के साथ जो है ना, मतलब जल के साथ अगर इसको मिलाया जाए तो ये जो है बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है। और ये अभिक्रिया जो है ना अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ऊष्मा देता है, और इससे आपका शरीर जल भी सकता है, ठीक ना। तो इसी वजह से जो है इन दोनों का प्रयोग जो है बोलता है सावधानी पूर्वक करने के लिए, ठीक है। तो अब आप लोग का ये भी कंटेंट क्लियर हो गया कि ये जो है क्यों सावधान रहने के लिए बोलते हैं। ओके, और इसके आप लोग एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो जब आप लोग का या फिर किसी का, अभी तो चलो बहुत सारा पेंट वेंट आ गया, तो मतलब पहले का जो होता था तो मतलब जब घर को जो है ना चूना से मतलब पेंट किया जाता था, चूना से पुताई किया जाता था, तो उसमें जब चूना को क्या किया जाता था, चूना को मतलब चूना का छोटा छोटा जो टुकड़ा होता था उसमें जब पानी डाला जाता था, तो वो मतलब बहुत तेज़ी में जो है पूरा मतलब बुलबुला के साथ जो है गैस छोड़ता था, और बहुत उसमें से हीट निकलता था, बहुत उसमें से क्या निकलता था, ऊष्मा निकलता था। तो उसी को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, जिससे कि ऊष्मा निकलता है। इसीलिए जो है इस पे सावधानी लिखा हुआ रहता है। ओके, और इसके अलावा आप लोग का क्या है, इसके अलावा यहाँ पे और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, तनुकरण, ठीक है। तो तनुकरण, देखो तनुकरण किसको बोलते हैं, तनुकरण जैसे कि मान के चलो, देखो तनुकरण वो होता है कि जैसे कि किसी भी मतलब H+ आयन हो, या फिर H+ आयन नहीं, एक्चुअली H3O+ आयन, या फिर OH- आयन, अगर इन दोनों में प्रति इकाई आयतन में कमी आ रहा है तो उसको तनुकरण बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग का साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, इसको छोटा करके थोड़ा सा, और इसको, हाँ चलिए, यहाँ पे देखिए आप लोग का साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि देखिए, जल में अम्ल या क्षारक, यानी जब जल में अम्ल और या फिर क्षारक, ठीक ना, अम्ल या
क्षारक को मिलाने पर आयन की सांद्रता क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे जो है ये अम्ल की आयन की सांद्रता दिखाता है और ये किसको दिखाता है, क्षारक की आयन की सांद्रता दिखाता है। ये तो आप लोग जानते हैं क्योंकि H3O+ किस में निकला था, अम्ल में, और OH- क्षारक में निकला था। तो जब क्या होता है, मतलब अम्ल हो या क्षारक हो, जब उसकी सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तनुकरण बोलते हैं। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है कि तनुकरण किसको बोलते हैं। ओके, तनुकरण का इंग्लिश होता है आप लोग का डाइल्यूट होता है, डाइल्यूशन होता है। तो डाइल्यूशन जो है किसको बोलते हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके बाद और आप लोग का कुछ नहीं है, तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोग के होमवर्क हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये चलिए, ये आप लोग का होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ओके, ये होमवर्क रहा आप लोग का, ठीक है। तो इसको आप लोग कल करने का कोशिश कीजिए, वरना तो आप लोग को पता है जो डेली क्लास करता है तो उसको तो पता ही होगा कि इसमें जो है आप लोग का सारा होमवर्क को भी डिस्कस किया जाता है। तो इसको करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम तो यहाँ पे बताते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अगर करने का कोशिश करेंगे तो आप लोग को ये पता चलेगा कि हमने गलती की है कहाँ पे किया था, ठीक है। आप लोग को ये पता चलेगा मतलब आप गलती कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे आप लोग को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो आप लोग को अच्छे से पता चलेगा। तो इसी वजह से आप लोग को पर डे जो है वो होमवर्क दिया जाता है कुछ ना कुछ, तो इसको आप लोग करके लाने का कोशिश कीजिए। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ओके, और एक दूसरे को शेयर भी कर दिया करो यार, क्योंकि ये जो है मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए, 10th के लिए, तो मतलब सभी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, और सभी को जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके, इसलिए इसको शेयर कर दिया करो। क्योंकि बिकॉज़ आप लोग तो जानते हैं कोविड-19 का ये पूरा का पूरा मसला चल रहा है, तो सारे के सारे ऑफलाइन कोचिंग्स जो है वो बंद है, तो इस वजह से इसको जो है शेयर कर दिया करो। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे हम लोग जानने वाले हैं कि कोई भी जो है एसिड जो होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, और कोई भी क्षार जो होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ओके, नेक्स्ट डे, ठीक है। आप लोग साइंस के साथ साथ जो है मैथ का क्लास भी देख लिया करो। ओके, क्योंकि वो भी जो है पर डे होता है। आपका मैथ और साइंस का क्लास फ़िलहाल कंटिन्यू चल रहा है, पर डे होता है, 10 बजे चलता है आप लोग का जनरल साइंस का क्लास, और 11 बजे आप लोग का मैथ का क्लास चलता है, तो दोनों क्लास को कंटिन्यू किया करो। ओके, और यकीन मानिए कि लाइव क्लास नहीं है, लेकिन आप लोग को फीलिंग्स जो है पूरा लाइव क्लास की तरह मिलेगा, क्योंकि उस समय जो है जो सर की आप लोग के मैथ के क्लास लेते हैं वो रहते हैं लाइव, और हम भी रहते हैं मतलब 10 AM पे, यानी 10 बजे हम भी अपने मतलब क्लास जब होता है प्रीमर का, तो वहाँ हम भी लाइव रहते हैं। तो आप लोग को मतलब तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा जहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो इसके साथ ही जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर में मतलब अच्छे से अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।